मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम आपको विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताएंगे। चैप्टर 6 इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बताएंगे। जर्मनी साइंटिस्ट किरचॉफ ने विद्युत परिपथ के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया और उन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम एवं किरचॉफ का द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको किरचॉफ का प्रथम नियम या इसे किरचॉफ का संधि नियम कहते हैं, इसे केसीएल के द्वारा जाना जाता है। केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ के प्रथम नियम या संधि नियम के अनुसार किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली धाराओं का योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 0। तो किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल 0। यहाँ सिग्मा I
संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग का मान है। यहाँ बीजगणितीय योग से तात्पर्य है संधि की तरफ आने वाली धारा को धनात्मक रूप में लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक रूप में लेते हैं। इसलिए संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक और संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। तो संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य से तात्पर्य है कि संधि की ओर आने वाली धारा तथा संधि से जाने वाली धारा का योग शून्य होता है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग, किसी संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इसे निम्न प्रकार समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि वो कोई संधि है जिस पर कुछ धाराएं आके मिल रही हैं तथा यहां से कुछ धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं। जैसे इस संधि O की ओर धारा I1 I2 तो इस तरह देखते हैं कि इस संधि O की ओर धारा I1 I2 I4 और I5 तो आ रही है, जबकि I3 I5 जबकि धारा I3 I5 और I7 संधि से दूर की ओर जा रही है। तो आने वाली धारा को संधि O की ओर आने वाली धारा को तो धनात्मक रूप में लेते हैं और संधि O से दूर की तरफ जाने वाली धारा को ऋणात्मक रूप में लेते हैं। तो इस संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग शून्य होगा तो इसके लिए संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक रूप में लेंगे और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक रूप में लेते हैं। तो इस तरह I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6, यहाँ हम देख रहे हैं कि I1 I2 I4 और I6 ये तो संधि O की तरफ आ रहे हैं, जबकि I3 I5 एवं I7 ये धाराएं संधि से दूर की तरफ जा रही हैं। तो संधि O की ओर आने वाली धारा को धनात्मक रूप में लेते हैं तथा संधि O से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक रूप में लेते हैं। और या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि संधि O पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो संधि O पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य हो गया। या ये कह सकते हैं I1 प्लस I2
प्लस I4 प्लस I6 इज इक्वल I3 प्लस I5 प्लस I7, अर्थात संधि O की तरफ आने वाली धारा का योग संधि O से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यहां संधि से तात्पर्य है जहां 3 या 3 से अधिक शाखाओं का जुड़ाव होता है। अगर किसी बिंदु पर 3 तरफ से चालक तार मिलते हैं, 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती या निकलती हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल रूप में दर्शाते हैं। दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह देखते हैं कि इधर से धारा आने वाली धारा का मान 5 एम्पियर और इस तरफ से आने वाली धारा का मान 3 एम्पियर तथा इधर जाने वाली धारा का मान 2.7 एम्पियर। और इधर जाने वाली धारा का मान 3.3 एम्पियर है। तो इस धारा I का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र में हम यह देखते हैं कि यह बिंदु P, Q एवं R ये संधि की तरह कार्य करते हैं। तो इस संधि P पर जहां यहां 2 से ज्यादा शाखाएं हैं, तो बिंदु P पर आने वाली धारा का मान 5 एम्पियर और 3 एम्पियर है। तो संधि P की ओर आने वाली धारा का मान 5 एम्पियर और 3 एम्पियर है। तो P पर आने वाली कुल धारा का मान 8 एम्पियर है और यही धारा इस बिंदु से आगे की ओर निकलती है। तो P से Q की तरफ जाने वाली धारा का मान 8 एम्पियर होगा। अब उस 8 एम्पियर धारा में से 2.7 एम्पियर धारा इस शाखा में निकल जाती है। तो 8 एम्पियर धारा में से अगर 2.7 एम्पियर धारा को हम निकाल देते हैं, तो इस तरफ जाने वाली धारा Q से R की ओर जाने वाली धारा का मान 5.3 एम्पियर होगा, जबकि इस बिंदु Q की ओर आने वाली धारा का मान 8 एम्पियर होता है। तो 5 एम्पियर और 3 एम्पियर ये दोनों धारा मिल करके इस बिंदु Q पर पहुंचती हैं, जिसका मान 8 एम्पियर है। और इस 8 एम्पियर में से 2.7 एम्पियर इस तरफ निकलती है। तो Q से R की तरफ जाने वाली धारा का मान 5.3 एम्पियर होगा। अब जब ये 5.3 एम्पियर धारा इस पॉइंट R पहुंचती है, तो इसमें से 3.3 एम्पियर धारा इस आगे की ओर जाती है। तो इस तरफ इस I धारा का मान ज्ञात करने के लिए 5.3 एम्पियर में से 3.3 एम्पियर धारा को सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरफ जाने वाली धारा का मान 2 एम्पियर होता है। तो
I का मान 2 एम्पियर ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि उस संधि पर आने वाली धारा को जोड़ लेते हैं और फिर वहां से जाने वाली धारा को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो धारा बाहर की ओर निकलती जाएगी उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और जो रिमेनिंग जो है करंट होती है उसको हम आगे की ओर नोट करते जाते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दिए गए चित्र में दर्शाए गए चित्र में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। यहां दिए गए चित्र के अनुसार दर्शाई गई धारा का मान 5.7 एम्पियर, 2.3 एम्पियर, 3.1 एम्पियर, 'इस चित्र के अनुसार इस धारा I का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इस संधि P से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें दर्शाया गया है P Q R S। इस तरह ABCD P Q R S पॉइंटों से दर्शाया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि .7 एम्पियर करंट इस पॉइंट P पर पहुंच रही है और इस 5.7 एम्पियर करंट में से 4 एम्पियर करंट P से Q की ओर जा रही है। तो इस संधि P पर आने वाली कुल धारा का मान 5.7 एम्पियर है, जिसमें से 4 एम्पियर करंट इस PQ शाखा में जा रही है। तो जब PQ शाखा में 4 एम्पियर करंट जा रही है तो इस PS शाखा में जाने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए इस 5.7 एम्पियर में से 4 एम्पियर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरफ जाने वाली धारा का मान 1.7 एम्पियर रहता है। अब ये देखते हैं कि 4 एम्पियर करंट जब इस पॉइंट Q पे आती है, यहाँ Q एक संधि है, तो इस संधि Q पर आने वाली धारा 4 एम्पियर है और इस 4 एम्पियर करंट में से 2.3 एम्पियर करंट इस तरफ जा रही है। तो Q पर आने वाली कुल धारा का मान 4 एम्पियर है, जिसमें से यह धारा दो शाखा में बढ़ रही है, जिस 2.3 एम्पियर करंट तो इस दिशा में जा रही है और शेष करंट इस दिशा में जाएगी। तो इस तरफ जाने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए 4 एम्पियर में से 2.3 एम्पियर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस तरफ जाने वाली धारा का मान 1.7 एम्पियर हो जाता है।
तो इस तरह देखते हैं किस पॉइंट आर पर आने वाली धारा का मान 1.7 एम्पियर और 3.1 एम्पियर है। तो 1.7 एम्पियर और 3.1 एम्पियर करंट इस पॉइंट आर पे आके मिलती है। ये जो एरो लगाते हैं, एरो से ज्ञात कर लेते हैं कौन सी धारा उस संधि पर आ रही है और कौन सी धारा जा रही है। तो एरो से देखते हैं कि 1.7 एम्पियर तथा 3.1 एम्पियर की धारा इस संधि आर की ओर आ रही है। तो आने वाली को तो हम पॉजिटिव रूप में ले लेते हैं। अब इस संधि आर पे आने वाली कुल धारा का मान 4.8 एम्पियर जाती है और यही करंट फिर आर से एस की ओर जाएगी। तो यहाँ पे इस संधि आर पर आने वाली कुल धारा का मान 4.8 एम्पियर होगी। 1.7 एम्पियर इधर से आ रही है, 3.1 एम्पियर इधर आ रही है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1.7 प्लस 3.1 इसकी वैल्यू 4.8 एम्पियर जाती है। इस तरह 4.8 एम्पियर करंट इस संधि एस पहुंचती है। इधर हम देख रहे हैं कि बी से एस की ओर आने वाली धारा का मान 1.7 एम्पियर है और आर से एस की ओर आने वाली धारा का मान 4.8 एम्पियर है। तो इस संधि एस पर आने वाली धाराओं का मान जोड़ लेते हैं। इस संधि पर आने वाली धारा का योग करते हैं और यही धारा जो इस संधि पर पहुंचती है वही आगे की ओर शाखा में बढ़ती है। अतः इस संधि यस पर आने वाली धारा का योग इस संधि यस से इस तरफ जाने वाली धारा के योग के बराबर होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि I का मान 6.5 एम्पियर होगा, जिसको हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि I का मान 7.5 एम्पियर प्राप्त होता है। तो संधि पर आने वाली धारा को धनात्मक रूप में लेते हुए इसे हम जोड़ लेते हैं और उस संधि से दूर वाली जाने वाली धारा को फिर उसमें से सेपरेट कर देते हैं। तो आने वाली धारा संधि पर आने वाली धारा का योग संधि से जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इसी तरह किरचॉफ के द्वितीय नियम का अध्ययन करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। इसे बंदबाज का नियम भी कहते हैं। इसे किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप लॉ और इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। किरचॉफ के फर्स्ट नियम को किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का संधि नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक उसी तरह से किरचॉफ के सेकंड लॉ को किरचॉफ का वोल्टेज लॉ या इसे किरचॉफ लूप लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में
किसी बंद पास में जुड़े हुए प्रतिरोधों एवं इनमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में जुड़े हुए सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी बंद पास में जुड़े प्रतिरोधों पर उत्पन्न कुल बोलताओं का योग बंद पास में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में यहां बंद पास लूप को कहते हैं जो चारों तरफ से बंद होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास में जुड़े प्रतिरोधों तथा इनमें बहने वाली संगत धाराओं इनमें बहने वाली संगत धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग गुणनफल का बीजगणितीय योग बंद पास में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। यहां सिग्मा आई आर प्रतिरोधों के मान बंद पास में जुड़े प्रतिरोधों के मान तथा उन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग है। इसी तरह से सिग्मा ई बंद पास में जुड़े विद्युत सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग है। इसे हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, किसी बंद पास में, या हम इसे कह सकते हैं किसी बंद पास में प्रतिरोधों पर
प्रतिरोधताओं का किसी बंद पास में प्रतिरोधों पर उत्पन्न कुल बोधताओं का बीजगणितीय योग बोधताओं का बीजगणितीय योग बंद पास में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। इस नियम का पालन करते समय हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। तो इस नियम का पालन करते समय कुछ विशेष नियम हम ध्यान रखते हैं। यदि किसी प्रतिरोध में बहने वाली धारा चक्रीय क्रम में ली गई है तो प्रतिरोध के मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का गुणनफल धनात्मक रूप में लेते हैं और इस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा चक्रीय क्रम के विपरीत होती है तो प्रतिरोध और प्रवाहित धारा के गुणनफल का मान ऋणात्मक होता है। इसी तरह से यदि बंद पास में जुड़े सेल से निकलने वाली धारा सेल से धारा के प्रवाह की दिशा ऋण से धन की ओर होती है तो सेल के विद्युत वाहक बल को धनात्मक रूप में लेते हैं, जबकि यदि सेल में प्रवाहित धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक रूप में लेते हैं। तो यहां पे दो बातें ध्यान रखनी है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम उपयोग करके जब हम विद्युत धारा का मान ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम हम एक बंद पास को लेते हैं और यह देखते हैं कि उस बंद पास में कितने प्रतिरोध जुड़े हैं। फिर देखते हैं कि उन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा की दिशा क्या है। अगर बंद पास में जुड़े प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा की दिशा चक्रीय क्रम में ली गई है, यानी प्रवाहित धारा की दिशा चक्रीय क्रम में है, तब तो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। और अगर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की दिशा चक्रीय क्रम के विपरीत है तो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल का मान ऋणात्मक लेते हैं। इसी तरह बंद पास में जुड़े सेल से प्रवाहित धारा की दिशा ऋण से धन की ओर होए तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक रूप में लेते हैं और सेल में प्रवाहित धारा की दिशा अगर धन से ऋण की ओर होती है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक लेते हैं। यानी सेल के धन सिरे से धारा निकल रही है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक और अगर धन सिरे से प्रवेश कर रही है तो ऋणात्मक लेते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सेल से प्रवाहित धारा चक्रीय क्रम में है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक और चक्रीय क्रम के विपरीत है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं।
और इसे हमें एग्जाम्पल रूप में एक विद्युत परिपथ के रूप में दर्शाते हैं। जैसे एक बंद परिपथ बनाते हैं। इस बंद परिपथ में सेलों का संयोजन निम्न प्रकार से है। अगर हम मान लें कि सेल का विद्युत वाहक बल E1, पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 है। इस प्रतिरोध का मान R1, इसका R2 और इसका R3 है। और इसे निम्न प्रकार से हम दर्शा देते हैं A, B, C, D, E, F। तो पहले सेल से धारा I1 प्रवाहित होती है। तो पहले सेल से निकलने वाली धारा का मान I1 है। ये धारा I1 इस संधि B पर पहुंचती है। B यहाँ पे संधि है और दूसरे सेल से निकलने वाली धारा I2 है। तो इस तरह देखते हैं कि पहले सेल से I1 धारा आ रही है और दूसरे सेल से I2, और ये दोनों धाराएं यहाँ करके इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार इस संधि B पर आने वाली धारा का मान I1 प्लस I2 होगा। अब ये दोनों धाराएं यहाँ पे मिल करके फिर इस प्रतिरोध R3 से गुजरती हैं। पुनः ये इस बिंदु E पर पहुंचते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि धारा I3 का मान I1 प्लस I2 के बराबर है। अतः यह धारा I1 प्लस I2 उस बिंदु E पर पहुंचने के पश्चात यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। कुछ धारा इधर जाती है और इस शाखा में, चूंकि किसी एक शाखा में धारा का मान समान होता है, अतः E से B की ओर जाने वाली धारा का मान I2 और F से A की ओर जाने वाली धारा का मान I1 होगा। तो इधर से I1 I2 धारा आकर बिंदु B को मिलती है, जो इस प्रतिरोध R3 से होते हुए बिंदु E पर पहुंच रही है, और बिंदु E पर पहुंचने के बाद फिर दो शाखा में बढ़ जाती है। ऊपर की ओर I1 इधर I2 जाती है। तो यहाँ पर धारा I1 I2 I3 का मान ज्ञात करने के लिए दो बंद पास लेते हैं। तो एक बंद पास लेते हैं A, B, E, F, A, और इसी तरह से एक दूसरा बंद पास भी यहाँ लेते हैं, जिसे B, C, D, E, B के रूप में लेते हैं। ये अपनी इच्छा अनुसार लेते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ये जो बंद पास हम ले रहे हैं A, B, E, F, A, इसे हम A, F, E, B, A के रूप में भी ले सकते हैं। जिसे दूसरा बंद पास ले रहे हैं B, C, D, E, B, ये चक्रीय क्रम रूप ले रहे हैं, तो इसे हम B, E, D, C, B के रूप में भी ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं किरचॉफ के करंट लॉ से, KCL से। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है संधि नियम, अर्थात किरचॉफ का करंट लॉ से अकॉर्डिंग इस धारा I3 का मान I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि संधि B पर आने वाली धारा I1 प्लस I2 है, और यही धारा आपस में मिल करके फिर आगे की ओर इस प्रतिरोध R3 में जाती है। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। अब यहाँ लेते हैं बंद पास A, B, E, F, A, बंद पास A, B, E, F, A से तथा किरचॉफ के वोल्टता नियम से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम, या उसे हम लूप का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ के लूप नियमानुसार इस बंद पास A, B, E, F, A में हम देख रहे हैं कि इसमें दो प्रतिरोध जुड़े हैं जिनके मान R1 R2 हैं। तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि इस बंद पास में कितने प्रतिरोध जुड़े हैं और उनमें प्रवाहित धारा क्या है। इस प्रतिरोध R1 में धारा का प्रवाह I1 है और प्रतिरोध R2 में धारा का प्रवाह I2 है।
बी की ओर चलते हैं, इस ए बी शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं है, पुनः बी से ई की ओर बढ़ते हैं तो इस शाखा में प्रतिरोध R2 है और इसमें प्रवाहित धारा की दिशा चक्रीय क्रम के विपरीत है। चूंकि प्रतिरोध R2 में धारा प्रवाह की दिशा चक्रीय क्रम के विपरीत है, इसलिए इनका गुणनफल प्रतिरोध और धारा का गुणनफल निगेटिव लेते हैं। ये हो जाएगा -I2 R2। पुनः E से F की ओर चलते हैं तो इस शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर F से A की ओर चलते हैं तो इसमें प्रतिरोध R1 में धारा I1 बह रही है, लेकिन इस प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा की दिशा चक्रीय क्रम में है, इसलिए प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। इसका मान I1 R1 होता है। और इस तरफ बंद पास में जुड़े प्रतिरोधों और बहने वाली धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस बंद पास में जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग की होता है। इधर हम यहाँ देखते हैं कि सेल से जो धारा प्रवेश कर रही है वो ऋण से चल करके ऋण से प्रवेश करती है और धन से निकल रही है, अर्थात इससे जो धारा निकल रही है वो चक्रीय क्रम में है, इसलिए E1 को तो हम धनात्मक रूप में लेंगे, जबकि इधर हम देखते हैं कि इस E2 से जो धारा निकल रही है वो चक्रीय क्रम के विपरीत जा रही है, क्योंकि हमारा चक्रीय क्रम A से B और B से E की तरफ है, लेकिन इसमें जो धारा आ रही है वो चक्रीय क्रम के विपरीत जा रही है, इसलिए यहाँ पर E2 को ऋणात्मक लेते हैं। तो हो जाता है -E2 प्लस E1, या इसे कह लेंगे I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल E1 माइनस E2। ये समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार दूसरा बंद पास लेते हैं, बंद पास BC DE B से तथा किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से। अब इसके अनुसार देखें तो BC शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं है। अब C से D की ओर चलते हैं जिसमें प्रतिरोध R3 है और प्रवाहित धारा I3 है, लेकिन इस प्रतिरोध R3 में धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम में है, इसलिए इसका गुणनफल धनात्मक होगा, तो I3 R3। पुनः आगे बढ़ते हैं, DE शाखा में कोई प्रतिरोध नहीं है। अब E से B की ओर आते हैं तो इसमें प्रतिरोध R2 जुड़ा है जिसमें धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम में है। अगर प्रतिरोध में धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम में है तो विद्युत वाहक बल अगर प्रतिरोध में धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम है तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा प्लस I2 R2। अब ये इक्वल टू हो जाएगा E2 के, क्योंकि इस बंद पास में अकेला एक ही सेल है और इस सेल से जो धारा निकल रही है वो चक्रीय क्रम है, इसलिए विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेते हैं। अब I3 के प्लेस पर लिख लेते हैं I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 R2 इक्वल टू E2। ये समीकरण 3 प्राप्त होता है। इस तरह समीकरण 2 और 3 को हल करके धारा I1 I2 I3 को मान ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 को हल करके धारा I1 I2 और I3 का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो इस तरह किरचॉफ के नियम का पालन करते समय यही ध्यान रखना होता है कि अगर बंद पास में जुड़े प्रतिरोध में धारा का प्रवाह चक्रीय क्रम में है तब तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक लेंगे, और प्रतिरोध से प्रवाहित धारा चक्रीय क्रम के विपरीत है तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ऋणात्मक लेते हैं। इसी तरह अगर सेल से निकलने वाली धारा की दिशा चक्रीय क्रम में है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक, और सेल से निकलने वाली धारा चक्रीय क्रम के विपरीत है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक लेते हैं। और यहीं पे हम आज का क्लास बंद कर देते हैं। थैंक यू।